अगर कोई इंसुलिन पे पेशेंट है तो मॉर्निंग के जो यूनिट ले रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 यूनिट ले रहा है तो आप एटलीस्ट डिक्रीज करिए उसको 30% तक तो डिक्रीज एक अप्रॉक्सीमेटली। अब उन्हें चाहे तो 10 ले सकते हैं, चाहे तो 50 ले सकते। और अगर कोई पेशेंट के और अगर नहीं कितना भी करने के बाद में उन्हें शुगर डाउन हो जा रही, ठंडे ठंडे पसीने हो जा रहे हैं बोल के अक्सर कंप्लेन आता है, तो ओनली रमजान की हरकत आप क्या करिए, मेटफॉर्मिन गिलिप्राइड जो बिफोर फूड है उसको रोकिए, मेटफॉर्मिन विद टेनाग्लिप्टिन बोल के साथ में आ रहा, तो मेटफॉर्मिन और टेनाग्लिप्टिन जो है वो खाने के बाद के डोज, तो बेटर है कि उसको खाने के बाद ही दे दें, समझे। तो उसमें होता ये है कि पेशेंट को ग्लिप्टिन सिर्फ ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई भी ग्लिप्टिन उन्हें लीवर से जो शुगर रिलीज हो चुकी है उसको जो है ना उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें शुगर मॉलिक्यूल कहाँ पे ब्लड में ढूंढ के पकड़ के लेके आएगा, डिजॉल्व कर। तो उससे एक फायदा ये है कि ग्लिप्टिन से पेशेंट सडन हाइपोग्लिसेमिया में नहीं जा सकता। एक मुमकिनात में से अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो मुमकिन नहीं जा सकता वो नहीं है, मगर वो रेयर है चिप करके। और आजकल SR टैबलेट आ गए, तो आप क्या करिए, खाने के बाद अगर कोई हाइपोग्लिसेमिया में जा रहा है जैसा ग्लूकोनाम SR जो है एसिस्टेंट जो है 500 850 1000 व्हाटएवर इट मे, तो इसको आप SR टैबलेट में डोज सहरी का डोज SR लिख दीजिए, क्योंकि ये सस्टेन दिस टैबलेट है। जब बॉडी में शुगर लेवल डेवलपमेंट होगा ये वो जब भी उसको दवा रिलीज करेंगे, सडन ऑनसेट डिफिशिएंसी गोली खाते ही अब दूसरे नॉर्मल गोली में इसमें ग्लूकोनाम 500 नॉर्मल भी आता है, वो खाएंगे तो इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल जल्दी होगा, लेकिन SR खाएंगे तो उन्हें स्लो रिलीज करेगा, सस्टेन रिलीज। कोई पेन किलर में अपने पास कंट्रोल रिलीज CR में क्या आता है, इंडोकैप CR या डाइक्लोफिनेक CR वगैरह SR, उसमें जी इंडोकैप SR CR भी आता, तो कंट्रोल। तो पेन जब डेवलपमेंट होता जब उन्हें रिलीज कर दी दवा, उसको इस टेक्निक से बनाया जाता, और जब उसके बाद में वो पेन खत्म हो जाए तो फिर जो है ना पेन किलर जो बच जाती है दवा वो एक्सक्रीट हो जाती है, वो ऑटो इम्यून सिस्टम में अपना, जिससे लीवर किडनी वगैरह में क्या है हेल्प करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मालूम है कि अखराज जो चीज़ बॉडी में है वो अखराज हो जाना, जैसा कि इवन सिर्फ पैरासिटामोल लेते हैं ना, पैरासिटामोल एक सबसे पहले स्टोर होती है लीवर, तो उन्हें हिपैटोटॉक्सिक मेडिसिन हो, अब अपने पास हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की दवा पैरासिटामोल बिक जाती है, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन कई जने कोई अक्सर डॉक्टर्स के डोलो या पैरासिटामोल लिख दे रहे, ये सुबह में या कभी भी खाते रहो, तो उसमें क्या हो रहा कि उन्हें हिपैटोटॉक्सिक, उससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख खत्म हो जा रही है। भूख क्यों खत्म हो जा रही है कि लीवर फंक्शन उसका, लीवर फंक्शन क्यों खराब हो रहा, टॉक्सिसिटी ऑफ दी पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी से उसका लीवर तो स्टेट उन्हें क्या होती है स्टोर होना शुरू है। तो इसीलिए पहले क्या था, एक रेसमेथियोनिन बोल के टैबलेट था, रेसमेथियोनिन बोल के एक दवा थी, उसके साथ में पैरासिटामोल के साथ बनाई जाती थी, पैरासिटामोल विद रेसमेथ एमनोसिन बोल के आता था, अब नहीं आ रहा, मॉलिक्यूल का बहुत शॉर्टेज हो गया। रेसमेथियोनिन बोल के था, इसमें PCM प्लस रेसमेथियोनिन, तो रेसमेथियोनिन क्या काम करती थी, ये टैबलेट से अगर फॉर एग्जांपल हमारे को दवा पैरासिटामोल खाने के बाद 650 खा लिया, अपने को 250 से ठीक हो गया या 350 से ठीक हो गया या 150 से ठीक हो गया, बाकी की स्टोर है, तो इन्हें लीवर पे जमा नहीं होने दो, इन्हें क्या करते कि लीवर से लेके एक्सक्रीट कर देते, रेसमेथियोनिन उसको लीवर से एक्सक्रीट कर देती थी, तो उन्हें लीवर डैमेज होने के चांसेस कम है। बाकी वो मॉलिक्यूल का मसला है, वो मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। एक पैरासेफ बोल के भी आता था, उसमें भी था, अब उसमें से भी खत्म हो, अभी भी आ रहा है जी, अभी भी आ रहा है पैरासेफ आ रहा, रेसमेथियोनिन नहीं आ रहा, उसके अंदर मॉलिक्यूल प्लेन पैरासिटामोल आ रहा। तो इसकी वजह क्या है बोले तो कई के मॉलिक्यूल जो है ना थोड़ा सा अपने कुछ या कई चीज़ें ऐसी होती है, आपको मालूम है कि चीज़ें बायोलॉजिकल बोटॉनिकल मेडिसिन है, कई चीज़ें ऐसी होती है कि उसको जो ना फर्टिलाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम होता है, या कोई मेडिसिन बाहर से मंगाना रहता, कोई किसी ज़मीन पे यहाँ नहीं होती, कोई बाहर से, जैसा चाइना ग्रास रूट जिनसेन जो था ना, जिनसेन जो पैदा था, इट इज़ अ रूट ऑफ दी
जापान एंड चाइना, वहाँ पे ज़्यादा पैदा हो। तो वो भी एक प्लांट है। तो वैसे ही होगा, हर मेडिसिन क्या है, उसको पैदा करना पड़ता है, बस केमिकली है जिसको आपकी दवाइयों से बनाना पड़ता है। तो अब आप ये जैसा पढ़ेंगे वैसा मालूम होता जाएगा आगे। तो इसमें होता है कि आपके प्लांटेशन में कई दवाइयाँ ऐसे है कि प्लांटेशन से ही उठती है मेडिसिन, इवन एलोपैथिक में भी क्यों ना, क्योंकि उसको अब क्या हो गया कि पब्लिक बढ़ जाने की वजह से, आवाम ज़्यादा होने से, रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से उसको केमिकली जो है ना, केमिकल को केमिकली डाल के केमिकली 2 से 3 मरतबा उगाना पड़ा। और यह फसल हो गई, फसल साल में एक और, अब हर 2-3 महीने में एक फसल हो तो आराम से काट, चलिए आर्टिफिशियल बारिश हो जा रही है, सीड ग्रोइंग हो जा रहा है पूरा, आप उसको डिशिंग कर दे रहे हैं। एक किसान हल ले लेके उन्हें सारा दिन में अलग के चक्कर मार के आगे वेस्ट हो जैसे का पड़ गई, फिर खा के फिर उठता। अब उसका काम इतना आसान हो गया, उन्हें जो काम सारा दिन में करता था मशीन के जरिए उन्हें बमुश्किल एक आधे घंटे में कर सकता। तो हर क्षेत्र टेक्नोलॉजी, अब वो कुदरत ऐसी है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो रही वैसे उसकी फैसिलिटीज भी बढ़ते जाती। जब उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, आवाम कम थी, तो किसान हल चलाता था। अब आवाम बढ़ जा रही तो वो चीज़ में भी टेक्नोलॉजी। तो ये एक सिस्टम है, प्रोसीजर है अल्लाह ताला का। सभी अपन अपने साइंटिस्ट इजाद कराए सो प्रोसीजर वाइज ही है। बाद में रोबोट बन जाते जी, रोबोट बन जाते बाद। रोबोट की जरूरत नहीं है। रोबोट तो वो बहुत आसान है, अभी बन अपन ऑलरेडी बने हुए हैं। रोबोट आपको मालूम है नी रिप्लेसमेंट की रोबोट सर्जरी हैदराबाद के अंदर, तो ये सनशाइन के अंदर जाइए, रोबोट इस वक्त हेल्प कर रहा है। इस वक्त ऑलरेडी दूसरा, अब हाँ लास्ट 2 इयर्स पहले हम जो है ना एक सीएमई में सनशाइन लिए थे, तो वो उसके अंदर जो ना रोबोट कितना हेल्प कर रहा है नी रिप्लेसमेंट के लिए। आप देखिए तो हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। तो अब सनशाइन जो गच्चीबोली पे हॉस्पिटल है, 51 कंट्रीज से लोग अब तक आके नी ट्रांसप्लांट करा के चले गए। नी रिप्लेसमेंट पूरा खत्म। अब उसके अंदर जो अब और एक कंपनी लेके, अब कई कंपनी वाले ने वो नी आपका जो नी का जो प्रोसीजर है वो बनाना शुरू कर दिया। एक दिन पहले जो बनाया था उससे और एक अच्छी क्वालिटी, और अब 24 आवर्स के अंदर पेशेंट को चला रहा है। 24 आवर्स के अंदर। सुनने वाली बात हाईली इम्पॉसिबल है, लेकिन देखने वाली चीज़ है कि ये सच है। रोबोट तो बहुत आ चुका है दुनिया में, बहुत दिन अपने पास हैदराबाद में आके फिर 2 साल से ज़्यादा हो गया सर्जरीज के लिए सपोर्ट कर रहा है। खाली इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, मैनुअल भर देना है कि कौन सी सर्जरी दुनिया में। आप लिखा के ऐसा देख लीजिए कि भाई ये अपेंडिक्स सर्जरी है फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरा मैनुअल कंप्यूटराइज उसको सिस्टम से फिटअप कर दिए, पेशेंट का एनेस्थेटिक वगैरह लेके दे दिए, तो रोबोट को खाली फिट करके आप ऑन कर दिए तो रोबोट आता, अपेंडिसाइटिस है सीधा अपेंडिक्स निकालता, कट करता, निकाल के पूरे स्विचेस वगैरह देके क्लोज कर देंगे, टारगेट इज कंप्लीटेड हो जाता। तो अब वो वर्ड से कराएंगा कौन? अगर होश में आने से पहले दिए तो पेशेंट भाग जाता, इन्हें कहाँ काट दिया, तो भाई नहीं गला काट दिया मुसीबत। तो ये सब कॉमनली होगा। आने वाला आप जो बता रहे रोबोट, आने वाला इंसान इस वक्त शिप टाइप का होगा। आपके पास आप जो चल रहे हैं, आपको अपनी कमर से ऊपर, ये फोरकास्ट है, अपनी कमर से ऊपर हर मुल्क में पेट्रोल रहेगा, बॉलियर है, अपने घरों में भी अगर जमा करें आप, जैसा सब में पानी जमा करें, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई भी नहीं रहेगा आने वाले ऊपर। ये ईच एंड एवरीथिंग विल बी सिम कार्ड। आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कारें, बसें, एरोप्लेन, लाइट के मीटर सब चीज़ें सिम से चलने वाले, ओनली सिम, जस्ट एक माइक्रोचिप्स। आखिर में ये होगा कि आप इंसान अपने अंदर एक चिप डाल लेगा और उसका रिमोट अपने हाथ में रखेगा। ये आने वाले कल की बात बता रहा हूँ। जहाँ तक उन्हें चल सकेगा चलेगा, उसके बाद अगर उन्हें उड़ना शुरू करना है तो उन्हें अपने हाथ से उड़ेगा। कभी भी गवर्नमेंट के नॉर्मल डेथ नहीं करा नहीं पता, अगर उसको क्यों कराना चाहिए, उसका रीजन क्या है? रोबोट ना पूछना पड़ता। वो भी ट्रस्ट करना होता है। कुछ भी ना भी करा सकते नॉर्मल पे करा सकते। टच प्रोफाइल लिखिए आपको, टच प्रोफाइल कंप्लीट टच 10 टच 8 दो भी आता। तो
उसमें क्या होगा कि जब आदमी जब भागना शुरू करेगा तो जब तक चलेगा भागेगा, जब थक जाएगा अपने हाथ में रिमोट को बटन दबा दिया, अपन हवा में चिलों के से उड़ना शुरू। अब हर आदमी कोई जल्दी नहीं जाना है, मैं भी जल्दी जाऊंगा, आप भी जल्दी जाएंगे, तो क्या होगा एयरवे में जो है ना सैटेलाइट टकराए से लेकर आदमी टकराए एक को एक नीचे कपा। ये क्या है, ये अपना सिस्टम है, ये आने वाला कल ऐसा होने वाला है। अब तो अल्लाह ये दिन ना लाए तो बेहतर समझिए, लेकिन जीएंगे वो कब होगा अल्लाह वाला, लेकिन वो बात अगर जीएंगे तो पहले के लोग ऐसा करते थे बोले तो लोग होने अरे पागल थे बोले। अब जैसा अब बच्चे कैसे, अब बच्चे मोबाइल कितना ऑपरेट कर रहे हैं, 2 साल का बच्चा ऑपरेट कर रहा नहीं, ये यूट्यूब में जा रहा, कोई एम निकाल रहा, गेम्स निकाल रहा, खेल रहा। अब पहले के जरा बड़े वैसे बच्चों को बोले कि भाई पहले रिमोट ऐसा था कि टीवी में एक वायर रिमोट से अटैच था, टीवी को पिन लगा के रिमोट जो वायर रहता था, रिमोट को पिन वायर हाथ में लगे हुए, रिमोट में भी वायर था, वो वायर से लगाए तो रिमोट मिनट को हिल जाता था, हमें जाना पीछे टीवी में देखना है निकल गया क्या हुआ, तो वो वायर को अच्छा फिक्स करके फिर वो रिमोट अपन हाथ में लेके बैठना पड़ता था और बहुत कुछ थे जो है ना। अब वो देखे भाई हाथ बगैर खटके खोलने के टीवी का आ गया भाई बोले तो इसके ने आया महल्ले में, कोई बाहर गया वो एडिस का तो पूरा बाहर से था, कोई बाहर से लाया तो जाके खाली मिल के टीवी देख के आ लेते ऐसा लाई के देखो। अब अगर हिंदुस्तान इतना गरीब है मतलब सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं, सिर्फ गरीब मुल्क है पॉवर्टी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं मरता कोई ज़्यादा। और स्मार्टफोन की पैदावार भी ज़्यादा है, सेल भी अब तो 99% जिसके पास भी फ़ोन है स्मार्टफोन ही है, पर कम है जो नॉर्मल फ़ोन बटन के आपको यूज़। तो मतलब पेट को खाना नहीं खा रहा, उसकी एक्टिविटी देखे तो बोलेंगे अरे भाई ने 8-10 हज़ार रुपये कमाता, या कोई फीमेल्स अक्सर 5,000-6,000 की ड्यूटीज़ करते किसी कहीं भी, उनके पास फ़ोन देखे तो 25-30 हज़ार का फ़ोन है, आईफोन 50,000 का फोन है। हाँ, तो ये परेशानी ये है कि लोगों का क्या है कि भाई खाना नहीं खाए तो नहीं खाए, घर में क्या है कोई मतलब नहीं है, कम से कम आपके पास अच्छा फोन है तो नॉर्मल फोन है, आपको जब तक चल रहा है चलाइए, जब जरूरत है तो। और क्या होगा तो कल्चर भी ऐसा होगा कि अपने पास शॉपिंग करने वाली, अरे क्या तुम कौन सी दुनिया में जा रहे, कब तक ये पुराना डब्बा फोड़ रहे हैं आपके फ्रेंड्स मिले दो या सहेलियां मिले दो या रिश्तेदार मिल के दो, तो क्या होता है अब उनको क्या मोटिवेट होते, अरे सही बोली वही है अब सही नहीं तो वो मोटिवेट हुआ कि अब घर में आके पिक्चर बार 4 दिन पहले नहीं खुदकशी कर ली इस बच्ची, मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चलाने से एकदम खुदकशी मर गई बच्ची घर में जो है ना फोन नहीं चलाने सर। लेकिन वही रात में 2-3 बजे तक चल रहा और फजर गायब हो जा रही। ये तो जो मोटिवेट है, एक गलत बात को इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। अब घर वाले समझाएंगे नहीं अभी नहीं लेंगे बोले तो घर में ठन के बैठ जाना या नाराज होकर बैठ जाना, गुस्से में खाना नहीं खाना, फोन दिलाने का, ऑलमोस्ट एक्टिविटीज हो रही। अब आखिरी में तो हद हो गई कि खुदकशी कर ली हो, तो इतना अफसोस हुआ मेरे को अखबार की हेडलाइन देख के भाई अफसोस की बात। तो ये चीज़ ना अपन, और ये क्या है अपने पास एक आदमी गलत बात बोलने से उसका असर कितना बड़ा होता, तो इसलिए सामने वाले की छोटी से छोटी चीज़ की भी खूब आप इज्जत की वजह से देखें। आज अल्लाह आपको रखा, हो सकता कल उसको भी रखे, अरे क्या तुम ऐसा कहीं वो कर रहे, तुम ऐसा कहीं को पी रहे, तुम ऐसा कहीं को खा रहे, तुम ऐसा कहीं को जी रहे, हम लोग बात गलत हो जाती है, क्योंकि ऐसा सामने वाले पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रख के करना बिल्कुल सही बात है, हम रख के अब नहीं है सवाल है, कोशिश कर रहे हैं, हम रख के नहीं करेगा तो इसलिए हम ये सवाल है EMI पे ले रहे हैं, जीरो बैलेंस, कोई 2,000-3,000 के जरा कोई जीरो बैलेंस पे भी दे रहे हैं, जबरदस्ती कार्ड बना के दे रहे सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास माशाल्लाह स्मार्टफोन है ना, यहाँ तो किसके पास नहीं है भाई, हाँ तो स्मार्टफोन मेरे पास आईफोन है और स्मार्टफोन है नहीं, आपके पास नहीं है आईफोन नहीं, अच्छा आईफोन अच्छा आईफोन नहीं है, भाई तो दुआ करो कि आईफोन जल्दी ओरल के बाद वही बताया अभी, ये तो ओरल मेडिकेशन है। अब क्या है इंजेक्शन इंसुलिन, पेशेंट ऑन इंसुलिन, अगर पेशेंट ऑन इंसुलिन है, पेशेंट ऑन इंसुलिन ये अगर कोई मिक्सड एनी कोई भी चीज एमएन मिक्सड अगर लेता है 20 और 25 और 30 और 45 ऑलमोस्ट समांगा डोज ऐसे रहते, तो
नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना कितने गैप से खाते हैं? ये दिमाग की बात बता रहा हूँ मैं, एजुकेशन की तरफ मत जाइए। नाश्ता करने के बाद 4 घंटे के बाद कॉमनली 8-9 बजे खा लें तो फिर आपको कितने बजे भूख लगती है? 2 बजे तो बेसिकली डायबिटिक हो गए 2 बजे, तो कितने हो गए? अगर 8-9 बजे भी देख लें तो 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे के बाद आपको खाना खाना, उसके बाद फिर कितने घंटे के बाद खाना? 6 घंटे बाद। तो और से सुनिए आप मेरी बात, आपको ज़्यादा एजुकेशन में टाइम लगाने की जरूरत नहीं, आपके अपने माइंड सेट बता रहा हूँ। माइंड सेट देखिए, पेशेंट को 20 या 25 वॉटेवर ये कोई भी एक डोज पेशेंट का लेंगे, उसको सुबह में दे दें, फिर शाम में दें, और शाम का डोज बेसिकली सुबह से बहुत कम रहता, थोड़ा कम ही रहता। अब लोग क्या है, किसी पेशेंट को फास्टिंग शुगर बढ़ के आ जाती, पोस्टन कम रहती, इन दैट केसेस आप रात का डोज बढ़ा देना, सुबह का कम कर देना। उसमें अक्सर लोग कुछ डायबिटीज लिखे तो पास देने तनखीद करते हैं, तो वो तनखीद हद बजाने नहीं है, क्योंकि दोस्त और कभी कभी कहते हैं इंसुलिन किसी का नहार पेट बढ़, कई रिपोर्ट है मेरे पास, नहार पेट 170 है, 180 है, खाने के बाद 120 बढ़ता। तो ऐसे पेशेंट में क्या है, फास्टिंग में रिलीज ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट को आप इंसुलिन सुबह का कम करेंगे और शाम का ज़्यादा, ठीक है। देखिए, अब आप 3 से 4 घंटे में लंच लेते हैं, जो भी लेते हैं, जब इंसुलिन नहीं लेते, ठीक है, फिर शाम के खाने के बाद इंसुलिन लेते हैं, तो आप देखिए अब क्या हो गया, 3 से 4 घंटे के बाद एक खाना हो गया आपका, फिर अब 2-3 बजे के बाद 4, 5, 6, 7, 8 बजे 5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। तो अब बीच का एक लंच का डाइट खत्म हो गया, तो आप ये देखिए कि उसकी फास्टिंग और पोस्ट लंच, ठीक है, फास्टिंग और पोस्ट लंच तो कैसा भी लोग रमजान से पहले भी करा लेते, तो उनके उसके जो फास्टिंग है फॉर एग्जाम्पल 150 और पोस्ट लंच ब्लड शुगर 250, ऑलमोस्ट खाने के बाद की शुगर में 70 to 100 का तो फर्क आने ही आना पोस्ट लंच के बाद। तो इसमें क्या करेंगे आप, सॉरी 250, तो अब इसमें आप इंसुलिन ले रहे आप सुबह में 20 और शाम में 18, फॉर एग्जाम्पल 18 यूनिट्स मॉर्निंग। अब देखिए, खाने के बाद उसका 100 बढ़ जाता है। अब उसको ये फास्टिंग ही, तो फास्टिंग में अब क्या हो जाएगा, और से सुनिए मेरी बात, जब उन्हें सहर करेगा, सहर करने के बाद का जो भी उसका डोज आएगा, वो ये सुबह का डोज पोर्शन ये आ जाएगा। सहर खाना खाया था, पोस्ट लंच है ना, पोस्ट लंच के बाद सहरी कितने बजे? 4-5 बजे जो भी है, उसके बाद 2 घंटे के बाद जो भी सहरी है, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अगर 5 बजे सहर खत्म हो गई तो 7 बजे तक उसका शुगर लेवल 250 है, पोस्ट लंच है ना। अब फास्टिंग बोले तो सहरी से पहले टेस्ट कराएंगे क्या, पहले से पहले कर ले तो अब उसका जो शुगर है 7 बजे तक, यानी आफ्टर सहरी के 2 आवर्स में उन्हें 250 हो जाएगा। और अब रोजा खाना है बोलते 2 दिन वाले जरा ज्यादा ही खाते हैं, वो कम खाने की जगह समझे, 13 घंटे सब्र करना है, नहीं भी खा गया बाद में खाया कर देंगे, वो खाएंगे नहीं, ऐसा होता। अब इफ्तार में इस वजह से खाते कि अभी टाइम में खा सकते हो, ये क्या करते कम खा लेके नमाज को भी लिया, सहरी में क्या होता, साइरन तो दिया तो सर्टिफिकेट एक स्टैम्प पड़ जाता, कुछ भी इंटेक नहीं ले सकते। तो ये 250 जब आपको पोस्ट पैरेलल पोस्ट लंच जो ब्लड शुगर में 250 आ जाएगा, तब आप 20 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे जब एक दोपहर का जब स्किप हो जाएगा, तो ये नहार पेट से अगर कंपेयर करें तो नहार पेट से पोस्ट लंच को 100 पड़ेगी, एक अप्रोक्सीमेट, ऐसा जरूर नहीं है कि 100, मगर 70 to 100 के दरमियान में पड़ के आता खाने से पहले और खाने के बाद। अब आप याद रखिए यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना, डिफरेंट कितना टोटल दोनों में, 100 मिलीग्राम,
आप क्या करें, ये 100 मिलीग्राम को एक एक्सेस शुगर करें। तो आप ये पर ये देखिए कि अगर कोई बंदा खाना खाने के बाद एक टाइम का खाना अगर निकाल दें, नहीं खा रहा, तो उन्हें अप्रोक्सीमेटली 100 शुगर तो कम हो जाएगा। समझे बात आपको? हाँ सर। सिंपली फास्टिंग अगर 150 है, उन्हें खाना खा रहा, उसकी 250 हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। अगर उन्हें खाना नहीं खाएगा, एक टाइम की शुगर एक टाइम की शुगर कम हो जाएगी। 100 अप्रोक्सीमेटली 100 शुगर कम हो जाएगी। तो अगर अकॉर्डिंग टू 150 को अगर देखा जाएंगे तो 150 फास्टिंग, ये पोस्ट लंच ब्लड शुगर, ये 150, ये 250, तो ये दोनों में से इसका 100, इसमें से 100, तो 250 का 100 जो है कितने परसेंट है वो? 250 का 100 कितने परसेंट होगा? 40-45। 250 का 150 और सॉरी फास्टिंग 150 में से 150 का 60 ऑलमोस्ट 60। देखिए नहीं समझ में नहीं आया था, एक बात सुनिए, फास्ट वो शुगर वो छोड़ दो, इधर आइए, शुगर ये 150 है। अब ये 150 का 100 वैल्यू आना है तो कितने परसेंट होगा ये परसेंटेज के हिसाब से? आप करिए 70 करके नहीं, कैलकुलेटर है ना, 2 मिनट देख के बोल सकते हो, कैलकुलेटर में करके 67%। नहीं आया सना आपको समझ में? नहीं सर आ गया। हाँ देखो बैठ गया, एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन आ जाता जाए सर को इनकी वजह से तो बिना काम में बैठ कर नहीं आ रहा था हमारे करीब नहीं बराबर है। करके बोलिए 150 का 100% की 100 कितना परसेंट होगा? कैलकुलेट करके बोलिए। आंसर 100 आना है उसको, 150 को आप मल्टी परसेंटेज निकालिए भाई, आप ट्राई करिए, आप आ जाता है आंसर 100 आना उसका। ये ध्यान में रखिए आप। सर उसको माइनस करना एक मिनट पहले परसेंटेज कैसा निकालते हैं आप वो बताइए। माइनस करके परसेंटेज माइनस करना 250 करो, अरे भाई 250 को डिवाइड करो 100 से। डिनोमिनेटर नहीं भाई आपको 250 डिवाइड आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई करें, आप करिए भाई कैलकुलेशन करके बताइए कितने परसेंट आ रहा है। एग्जैक्ट 100। कौन कितना करेगा सबको 1.5 आ रहा है 1.5 और डिवाइड करके नहीं छोड़ दिया 1.5 आ रहा है 1.5 into 100 बोले तो कोई 150 पे चल जाता है। आप लोग इधर देखिए कहाँ जा रहे हैं, आप कैलकुलेटर मोबाइल है ना सब? यस सर अभी गौर से देखिए करना चाहिए, परसेंटेज है उतना इतना सर तो बनवा ला रहे तो अगर कहीं जाए तो 67 आ रहा है पूरे एजुकेशन को छोड़ दो आप, इधर देखिए प्लीज नोट दिस, आप पूरे मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए, सब कुछ भी आपको कुछ भी नहीं आता समझिए, मैं आसानी से बता रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन नेक्स्ट है उसके अंदर। आपको इससे पहले बताया मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट के बाद रमजान का मौका है, ज़कात 2.5% देना। तो सबसे पहले 2.5% कितना होता है? 40 टाइम्स होता है। 2.5% 2.5 का 100 का 40वां हिस्सा कितना होता है? 2.5 समझिए, तो 2.5% में तो एक 100 रुपये का 2.5% कितना होता है? 2.5 रुपये आ गया। तो 2.5 रुपये, चलिए इसको भी बाद में हिसाब कर लेंगे, तो फिर ज़कात में से नहीं है। अब इधर सबसे पहले आप ये देखिए, ये 150 है ना, 150 आपको उस 100
क्या परसेंटेज है नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा 150 में से 100 लाया तो उन्हें कितने परसेंट मार्क्स से पास होगा? 66.7, 57। तो ये जो परसेंट तो कोई होगा आंसर एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। आप देखिए ये आपको मैं लिख दिया कि इन्हें 150 में से 100 लेके आया, तो इसको परसेंटेज में लिखना है तो आप क्या नहीं आता बोलिए बढ़िए ये 1.5% बोलना 66% या 65.7%। अगर मैं 100% आता तो 150 होता, अगर 50% आता तो 75 होता। अब 50% को अगर आपको सिंपल सा आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है, मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है। आपको उन्हें 150 इज इक्वल टू 100%। 100% अगर 150 का आना 75 इज इक्वल टू 50% और 75 का आना 25 कितना 37.5 37.5 इज इक्वल टू 25%। समझिए आ गया। अब इतना सिंपल सी बात बता, 75 प्लस 37.5 इज इक्वल टू हाउ मच? 75 यार 91 आता 100 के ऊपर होता है 102.5 अब सिंपल सी बात बताओ, 75 और 102 जो वैल्यू है, अगर मैं 102.1 लाता तो उन्हें कितने परसेंट में, अगर उन्हें 100 के ऊपर ला लेता तो ये 50% और ये 25% 75% हो जाता। 100 के ऊपर लाता था। अभी अगर बोले कि भाई नहीं ये बच्चा जो है ना 150 102 लेके आया, ये कितने परसेंट में है बोले तो 75 सिंपल सी बात है 75% मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से आया। समझ नहीं आया अभी? ऊपर से ये भी नहीं आया? नहीं, अगर आया तो आया बोले तो मैं और एक अलग तरीके ये सिंपल बता रहा हूँ। ग्राम से मतलब एक काम करिए, कैलकुलेटर निकालिए। अब देखिए कैलकुलेटर के ऊपर जब आप कैलकुलेटर में जाएंगे 150 इंटू 66.5% पे आप कितना आता बोलिए? 66.5 कितना? अपन अपने माइंड से हाफ करके परसेंटेज अपने माइंड से तो भैया कैलकुलेटर से आ जाओ ना आप माइंड से अगर तो आपको तकलीफ हो रही तो कैलकुलेटर में परसेंटेज क्या था, आप जितने परसेंट निकालना है ना, आप वैल्यू क्या आना है अपने को वो देखना। आपकी वैल्यू क्या आना है? 100 आना है। तो 150 का 150 का जो वैल्यू 100 आ रहा वो कितने परसेंट आ रहा, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे 66.5 हाँ यार 66.5 देखिए आप इंटू कर 150 इंटू 66.5% मान लीजिए 99.7 आ गया। तो 0.3 की तो कोई वैल्यूएशन नहीं है ना। अगर आप उसको भी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए 66.6 कर लीजिए इंटू कितना 99.9 जी 6 करे तो 99. अच्छा अगर 66.61 या 62 कर दिया 66.62 से 7 करे तो 100% 7 से करे तो आ जाएगा 100%. 100%. चलिए इसको क्या करें 67 कर दीजिए. चलिए 67 मान लीजिए 150 into 67% मान लीजिए कितना है 100.05 05 के तो अब इन्हें क्या हुआ 67% 150 का 100 कितने परसेंट है 67%. आया समझ में या नहीं आया? अब तो 250 का 100 कितने परसेंट होगा वो बोलिए आप आसानी से बोल सकते हो भाई 250 into अब यहाँ दे दिए 100 150 का ही तो है 100 जो है 67% आ रहा तो ये 150 जो वैल्यू है ये ज्यादा है या कम है
250 से कम है ज़्यादा? कम है। तो कम है तो उसका परसेंटेज कमाएगा। इसका आप 250 का बोलिए कितना आ रहा है? 40%। 20%? यस सर। 40 20% या 40 40%? चलिए इधर देखिए 250 इंटू 40 मारिए बराबर 100 आ रहा। 40%। 100 आ रहा। अभी ज़कात के बारे में वही बोला मैं 2.5% को जीरो लगा दे तो 40% कितना आ गया? तो अब फिर कम टू द पॉइंट 150 का 100 जो है 67% ऑफ दी वैल्यू है वो परसेंटेज के साथ और 250 का जो 100 आ रहा 40% हो रहा। आई बस तो अब ये गौर से सुनिए आप ये बात यहाँ पे जब उन्हें खाने से पहले और खाने के बाद में जब डिफरेंस आ रहा उसको 100 का समझिए तो 250 के वैल्यू से अगर हम लेंगे तो 40% और नाहर बेड की वैल्यू से लेंगे तो 67%। समझिए ये बात वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से। तो आप क्या करना इंसुलिन आप इंसुलिन जो है उसको जब उन्हें एक टाइम का खाना नहीं खा रहा तो पोर्शन में उन्हें 40% बढ़ जा रहा तो यू शुड बी डिक्रीज ना 40%। आई बात समझ में 40% डिक्रीज। अब अभी और लंबा बाकी अभी हिसाब खत्म थे भाई सुनिए अब ये बताइए आसान है मगर अब देखिए बी केयरफुल सना जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट खास तौर पे देखिए नेक्स्ट छोटे वाले फिर पढ़ सकते हैं जब आप 40% डोज कम कर देंगे गौर से सुनिए मेरी बात। अब कोई पेशेंट अगर 20 यूनिट ले रहा तो 20 यूनिट का 40% कितना होगा? कितना होगा बॉस? 8 नहीं 12 8 यूनिट देखिए 20 का 50% 10 हो जाएगा। यस सर। समझिए 10 हो जाएगा ना सिंपल सी बात है। तो आपको 40% अगर निकालना है तो 2 यूनिट और उसको बढ़ा 8 40% कितना होगा? तो 8 यूनिट शुड बी डिक्रीज। अगर 20 यूनिट ले रहे हैं तो आप 12 यूनिट। ये किसी भी मैथमेटिक्स की या आपको गूगल पे या गूगल चाचा पे या और कोई डेविड सन में नहीं मिलेगी। समझिए ये खाली दिमाग का इस्तेमाल है। समझ में आई बात? क्या कोई डाउट है? सर कितने मतलब शुगर लेवल कितना रहा तो इंसुलिन का 1 यूनिट कितने शुगर लेवल को कम वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ये बात याद रखो। हाँ बेसिकली जो है इसमें होता क्या ये बहुत बड़ा मसला है जो आज तक भी जो ना कोई सही इसके ऊपर एक्यूरेट नहीं है जो आप बुक के हिसाब से सिर्फ इतना है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? देखिए प्लीज हाउ मेनी यूनिट्स कंटेन इन 1 ml और 1 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? 10 यूनिट 10 यूनिट्स का 1000 मेरे सवाल का जो सुनिए मैं क्या पूछूं। आप यूनिट्स में इंजेक्शन लिखे ना अभी 18-20 यूनिट्स में देंगे ना क्या नहीं देंगे? यूनिट्स में देंगे। बी केयरफुल भाई ये बहुत आसान बात नहीं है ये लोगों की जिंदगी का मसला है। आपको अगर यूनिट की सिरिंज नहीं है 26 नंबर की ड्रिल आप ले लेके ml में लेंगे तो पहले ये बात आप तय कर लीजिए कि 1 ml में हाउ मेनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स कैसा आता है? 1 ml में हाउ मेनी यूनिट्स? 40 एक्सपर्ट डॉक्टर सर हाँ इंसुलिन हाँ? उसमें 10 यूनिट छोटे-छोटे सीसी अरे में वो- रहते हैं वो 1 ml अरे में 100 यूनिट्स आते हैं नहीं कोशिश जो भी है 20 यूनिट्स आते हैं 40 क्या नहीं हाँ 1 ml इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। 40 एक बात याद रखिए। अब दूसरा अब एक ह्यूमन मिक्स स्टार्ट वाला क्या बता देगा कि उसमें पर ml का जो डोज है किसी में क्या हो रहा कि उन्हें जो इंसुलिन का लेवल है कोई 40 mg दे रहा कोई 100 mg दे रहा पर ml पर यूनिट के हिसाब से आप एक 2 बार इंशाल्लाह इसके बाद आपको दोनों इंसुलिन ला के बताएंगे कि उसको कम कैसे करें। अभी फिलहाल अपन बड़े इंसुलिन का नहीं जाएंगे उन्हें कम इंसुलिन में ज़्यादा क्वांटिटी भी दे दे रहा हूँ। आप इंसुलिन पे पढ़ के देखिए आप IU पर ml बोल के रहता है। तो अब आप 1 ml इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। आई बात समझे? अगर आपके पास इंसुलिन सिरिंज भी नहीं है अगर पेशेंट
बोल दिया कि भाई मेरे को 20 यूनिट लेना है तो मैं कितना लेना, तब आप सिरिंज मंगा के ना पाएंगे। समझ आ गई बात? आसान काम है ना पहले, इसलिए कि कोई भी चीज अगर उन्हें बढ़ के हो रहा है तो पहले 1 में कितना हो, तो आप क्या करना, यहाँ पे जब नहार और आफ्टर फूड के इंसुलिन अलग है, बेसिकली ऑल इंसुलिन शुड बी गिवन द बिफोर फूड, लेकिन जो बाद के इंसुलिन है खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद के है वो उसको अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के कौन सा पहले कौन सा। फिलहाल अपने को डोज मैनेज करना है रमजान में, तो आप क्या करें खाने के बाद अगर उन्हें ये कोई पेशेंट अगर इंसुलिन मिला कि मैं उसकी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रमजान से पहले बता दें मैं फास्टिंग पोर्टल टेस्ट करा के लाऊं तो उसको डोज, अब मैं यहाँ बताया कि 100 आ रहा हूँ, अब किसी को 150 भी आता तो भी उसको उतना ही मत करेंगे, क्या चेंज करेंगे, कैसा चेंज करेंगे वो देखो। अब ये फास्टिंग 150 है, अब अगर इसका पोर्शन ब्लड शुगर जो है 300 आ गया तो फास्टिंग में और पोर्शन में कितना डिफरेंस आ रहा, 150 तो 300 का 150 कितना हो, 50%। ये आसान है, 50 अब आ गया कितना होगा, कितने परसेंट, 50%। यहाँ दन बल के बोल दिया आसानी से, तो 50% आएगा। तो आप क्या करना, कभी भी याद रखना बेसिकली, और ये एक सिस्टम है अपने माइंड का, तो इन्हें एक टाइम का खाना उड़ा दे रहा तो उसका इंसुलिन एक टाइम का खाना खाने से पोस्टन में कितने यूनिट बढ़ के बता रहा फास्टिंग से, उसको देख लेके वो उसका क्या परसेंटेज आ रहा, तो इन्हें इंसुलिन कितना ले रहा, 20 ले रहा, 30 ले रहा, 40 ले रहा, उसको उतने परसेंट इंसुलिन कम कर देना। सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको बोलेगा 2 यूनिट करोगे 5 यूनिट कम करो, कोई आधा दो, उसकी जरूरत नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। समझ में आई बात आपकी? यस नहीं, सिंपल मेथड है, मगर इसको इस्तेमाल कोई भी नहीं करते, कोई डायबिटीज नहीं करता, लिख के दे तो मैं अगर कोई डायबिटीज इसको फॉलो करा और इसको फॉलो करा तो मैं सक्सेस हो जाता हूँ। खाना नहीं खा रहा, भूखा रह रहा हूँ, भूखा रह रहा तो भाई पहले अपन क्या देखें, इसका कंक्लूजन आपको टेक होम क्लास बोलते हैं ना, टेक होम पॉइंट्स, भाई इन्हें एक आदमी खाना खाने के बाद शुगर लेवल कितना बढ़ा रहा, आप रीडिंग देख लो, समझिए उन्हें क्या हो रहा, खाने से पहले की शुगर और खाने के बाद की शुगर में 100 बढ़ के आ रहा, तो 100 जो बढ़ के आ रहा, एक टाइम के खाने में उसको 100 मिलीग्राम बढ़ जा रहा, ठीक है, बढ़ जा रहा, तो उन्हें क्या कर रहा, ये जो बढ़ जा रहा उन्हें नहीं खा रहा, उन्हें 100 नहीं बढ़ा रहा शुगर 150, अब दोपहर में जब उसको देखेंगे 6-8 घंटे के फास्टिंग में तो उसकी शुगर 150-155 ही रहेगी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि उन्हें एक खाने का जो स्किप है, उसका जो इंटेक था उन्हें बंद कर दिया दरवाजे खाने। तो अब अगर हम उन्हें 150 में है, अगर हम डोज पूरा दे देंगे उसको तो उन्हें शुड बी गो इन द हाइपोग्लिसेमिक। आपके एक खाने से 100 टेबल में एक एग्जांपल लिया हूँ, कोई 100 बढ़ के आप बता रहा, कोई 100 बढ़ खाने के बाद कोई 100 बढ़ जा रहा, किसी को 150 बढ़ जा रहा, किसी को 125 बढ़ जा रहा, तो आप क्या करो, उसका जो भी परसेंटेज से नहार पेट से खाने के बाद के दरमियान का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने परसेंट हो रहा, जो उसके नॉर्मल वैल्यू से जो पेशेंट के जो वैल्यू आ रहे ना भाई उससे कितने परसेंट हो रहा, दोनों का डिफरेंस उतने परसेंट इंसुलिन कम कर दो भाई, सिंपल ही काम है ना भाई। उन्हें जो खा के बढ़ा रहा उन्हें नहीं खा रहा बोले तो अपन उसको नहीं बढ़ना बोल के नहीं बढ़ा तो अपन उसको इंसुलिन दे दें, जितना वजन उठा सक रहा उन्हें उतना दे दें। जब उन्हें नहीं खाएंगे तो जाहिर है कि भाई 100 आपको शुगर 100 mg शुगर उसकी नहीं बढ़ेगी ना भाई, नहीं खाना नहीं खाते उन्हें कोई मिठे गोलियां तो नहीं चूसेगा, रोजे का मतलब ये कि पानी का खतरा भी नहीं रहना हलक से, बराबर तक करने के मुमानी गलती से नीचे निकल गया तो मकबूल हो जाता, तो इतना स्ट्रिक्टली इंटेक है, अपना बैंड है, तो वहाँ पे उन्हें शुगर कैसा बढ़ी, सिर्फ किसी में फास्टिंग में भी शुगर बढ़ जा सकती है, ये बात याद है। क्वेश्चन ये सर समझिए ये बात, हाँ तो क्या मिलेगी कि अब कोई पेशेंट ने बताया तो इसलिए क्या करते, अब उसको फास्टिंग में बढ़ जाती, तो वैसे अब अपन क्या है एक चीज़ से सारे पेशेंट को एक जैसा नहीं देख सकते, तो इसलिए अपन एक चीज़ से ऐसा नहीं करना, अगर किसी को बढ़ जा रही है तो अभी मैं क्या बोला, एक ग्लूकोमीटर परचेस करना
अपन ग्लूकोमीटर में कैसा ना कैसा उसको, अगर कोई घर के पेशेंट है या खरीद के पेशेंट है तो बोलोगे उसको आप 11 बजे और 5 बजे 2 दिन टेस्ट कर लो, बोलो खाली रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 2 दिन टेस्ट कर लिया आपको एवरेज मिल जाता, तो डोज कितना कम करना है आप परसेंटेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। अब अगर पहले टेस्ट करा और परसेंटेज बोले तो अब डॉक्टर साहब 250 आता बोलिए तो बोल के अंधा बन के आंख बन करके उसको 100 mg का नहीं करवा, आप फास्टिंग पोस्टनेस कराइए। और पेशेंट क्या रहना, फास्टिंग हो या पोस्टनेस हो, कोई अगर पेशेंट रात में फंक्शन में जाके आगे सुबह में नहार पेट करा था, वैल्यू बढ़ के आती, खाने के बाद तक कम हो जाती, अपन परेशान रहते। और इनटेक माना, अब उसके बाद क्या होता, कोई किसी के पेशेंट में आती रहती कि नहार पेट बढ़ी हुई है, खाने के बाद कम। अब लोग हमारे नहार पेट 150 है, खाने के 120 कैसा होती है, गलत रिपोर्ट गलत है। ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा भी होता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल है डायबिटिक, क्योंकि हाइपोग्लिसीमिया एक ऐसा डिजीज है जिसको सडन जानकारी करना मुश्किल है, और इसमें सडन आपकी गलती या पेशेंट की गलती या डॉक्टर की गलती या डोजेस की गलती की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। हाइपोग्लिसीमिया की आप ये नहीं देखिए, आप जबान बाहर आ जाती है, बर्फ की सिल के से पसीने निकलते, समझो, और जमीन या जहाँ लेटे वहाँ आदमी चिपक जाता है उसमें, मालूम है आपको। किसी की डेड बॉडी कोई बाहर से आने वाले या इंतकाल हो गया तो फ्रीजर में रख रहे, आप उसको खटका बंद करके निकाल सकते, उसको नहीं निकाल सकते। कम से कम कितने घंटे पहले बंद करना, स्विच ऑफ 2 आवर्स, समझिए, मिनिमम 2 आवर्स पहले बंद करना, समझिए। उसको बॉडी वॉश करने से पहले, उसको गुस्ल करने से पहले, कोई भी इंसान, क्योंकि कूलिंग पॉइंट पे रख देने के बाद में अगर उसको डाले तो गोश्त निकल जाता उसको, और हम मालूम है आपको उठाने से भी बॉडी को एटलीस्ट 2 आवर्स पहले क्लोज कर देना। अब कोई पूछे आपसे, डॉक्टर साहब ये खटका कितने पहले बंद करना, आते कोई घर के पास किसी का इंतकाल हो गया, भांजा बेटा कोई भी बाहर से आना है, आप उसको फ्रीजर में रख दिए, तो आप उसको लेके जब नहलाने के लिए जाएंगे तो कितने घंटे पहले उसका स्विच ऑफ करें, 2 आवर्स पहले, याद रखो आप ये चीज। आपसे कोई भी पूछा, आपको बोल दे रहे सर, ऑलरेडी मस्जिद में बोल दे रहे, मस्जिद में फिर भी आप लोग बोलते रहे। अब कोई गलत सर आपसे कोई पूछने आ जाए तो वो बता बोल देना, अच्छी बात है वो, और मस्जिद वाले भी बोल दे रहे बहुत अच्छी बात है, कि उनको वो फ्रीजर वाले बोल दिए कि भाई 2 घंटे पहले बॉडी निकालने से पहले 2 घंटे पहले खटका बंद करें। अगर कोई आपसे आगे पूछे तो आपको जवाब देना है, अब मस्जिद वाले से बिलो बोलते क्या ऐसा नहीं है, तो आपको मालूम रहना जरूरी है। तो आप क्या करिए, इसको डोज को बिल्कुल बहुत ही तरीके से और फॉलो करिए, ग्लूकोमीटर से उसको फॉलो करिए, और ग्लूकोज रोजे की हालत में सिर्फ इनटेक दाखिल होना ममनू है, कोई भी जिस्म से निकालने के लिए आप ब्लड ड्रा कर सकते हैं, लेकिन खून चढ़ा नहीं सकते। खून चढ़ा दे रहे तो आप बोलिए कि खाने पीने जो बन के खून बनता वो चढ़ा दे रहे हैं, आपको क्या पेशेंट का रोजा हो जाएगा। और मैं बता दिया कि अगर किडनी स्टोन, पहले रोजे के दिन ऑलमोस्ट हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इमरजेंसी है, आपको स्टोन का पेशेंट फर्स्ट रोजे में कैसा भी डिटेक्ट होता होगा, अगर सीवियर पेन आ गया, बहुत ही तकलीफ में आ गया, आपने रोजा नहीं तोड़ना चाहा, 3 बज गए 4 बज गए, रोजा नहीं तोड़ना है तो आप मत तोड़िए रोजा, जस्ट यू गिव द एक डायनापार इंजेक्शन दीजिए या ट्रामाजोल दीजिए इंट्रामस्कुलर, सीधे, क्योंकि वो तकवीत आप मेरे के लिए नहीं, सीधे आपकी जान बचाने के लिए। अब जरा भी तकलीफ हो तो कर्ज वाले आ जाएंगे, मेरे घुटनों में दर्द है इंजेक्शन दो, वैसा मत करिए सर जी, हमारे सर पेन किलर दो बोले तो वैसा, घुटनों में दर्द है तो घुटना रोजा खोले तक मर जाते हैं घुटने, नहीं मर, इसलिए ऐसी चीज है कि तकलीफ दे दिया पेशेंट नहीं अक्सर क्या होता है, दर्द का इंजेक्शन ले जाओ तो उन्हें आगे लेगा, ट्रामाजोल लेगा, टेनापार लेगा, दर्द कम हो जाते हैं, ऐसा ओनली इन द रीनल फेल्यूर, रीनल कैल्कुलाई पेन, या ऐसा पेन, अब्डोमिनल पेन या सीवियर पेन या उन्हें तड़प रहा है, ओरल नहीं दे सकते, देन यू विल प्रोसीड, अदरवाइज इनटेक को अलग से कुछ देने नहीं। तो अब बेहतर ये है कि जितना हो सके अवॉइड करें, अगर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो सक रहा तो उसकी जान से बढ़ के आपको, इसलिए अल्लाह मियां अपने पास हर चीज़ की सहूलत दी, जान से ज़्यादा कोई इबादत है। आपकी बिल्कुल ऐसी उसकी तकलीफ होने हो, उसकी ज़िंदगी को खतरा रहा है तो आप ये क्या प्रोसीड आप दे सकते हैं, ठीक है। और अक्सर क्या होता है, ये सर्दियों में ये तरबूजा, अनानास, तरबूजा वगैरह वगैरह इफ्तारी में खाने में आती, सर्दी जुकाम खांसी, समझिए, पहली रकात दूसरी रकात बेहतरीन होती। आप देखिए मेल्स जैसा अतैया से उठते कितने लोग खांसना शुरू करते हैं, आप जाके मेरे को बोलना आके सर आप क्या बोले थे, अब उठते खाओ 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 शुरू कर दे,
अरे खांस के पूरी भुजी दिला देते मगर खाना कम नहीं करते, वो खाएंगे बराबर पर, वो पूरा फिर सेकंड डे भी पूरा चलेगा। अब ये हाफिज लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और ये कहीं नमाज में याद करके हंस देंगे, आप बोला था वो लोग नमाज से। तो आप पहली रकात सेकंड रकात इतनी आराम से पढ़ के पूछो, समझिए। अब सेकंड अतैयार से उठ गया कोई शाम की नमाज में, आप तीसरी रकात में जब उठ के खड़े रहे तो कितना खांसना शुरू कर देते, इतना भी रहने दो, देख लो आप जाके पानी रहने दो, कुछ भी रहने दो, उन्हें खांसा नहीं तो मेरे को आगे बोला सर नहीं खांसे आप देख लो, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो है ना, उसकी मूवमेंट से उसको बराबर खसका खांसी जाती है। तो ये क्या है, जितना हो सके आप लोग सारी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट की ये वो चीज़ें आपके केमिकल है, अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए तो कभी एक आध बार हफ्ते में खा लें। अब रोज़ समझिए, अब देखिए आप कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, अब ऐन रमज़ान के अंदर 10 किस्म के मेवे आ जाते सामने, और वो भी धड़ल्ले से भी, लेकिन देखे देखा मौज की बंडी वाला 18 डाल देना, सुबह से लेकर शाम तक आधी बंडी नहीं मिलती। अब रमज़ान में क्या होता, आप 1 घंटा लेट दीजिए तो मौजा खत्म हो जाती है उसके तो इसलिए क्या करना, एक आदमी एक अपना स्टेज बना लेता है, वहाँ से ले लेना, मौज अच्छा रहता, आज तक खत्म हुआ, तब कल क्या करता हूँ और पहले आता वहाँ से लेने की एक सोच है हर एक। तो मतलब ये कि ले आप ये नहीं बोलो कि आप मत मन के खाओ, आप लोग रमजान में है, दस्तरखान को वसी करने का है। बच्चों का रमजान रहता, सब बच्चे उठा पटाख फ्रूट गिरा लेता, कोई काटता नहीं, कोई हाथ से छूट जाता, और घरा वाले दल मिलकर कोई काम करते करते गिर जाते चक्कर में, क्योंकि रोजे का आखिरी वक्त कुछ खतरनाक था। और वही अल्लाह मियाँ जो है ना उस वक्त जो है ना ये मुस्कुराते रहते, अल्लाह मियाँ को बहुत अच्छे लगता है कि मेरे बंदे जो है ना इतना सामने रहने के बाद में भी जो है ना कोई चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा, जब तक कि अब क्या है वो हुक्म ही खुदा ही है, वो जो आपको अज़ां की जो या सैरन की अलामत है, तो वो ऐसा वक्त दुआ की कबूलियत का है, ऐसा सबको मालूम है। तो इसलिए वैसे वक्त पे दुआ करना, तो घर का इन एडवांस समझे रमज़ान मुबारक आप लोग, और सबके रोजे पूरे होंगे, कोशिश करिए कि और दुआ करिए सबके लिए, अपने दोस्त अहबाब और मरहूमिन के लिए, खास तौर पे ये वक्त मग़फ़िरत का महीना है, इसमें जितना भी रहमतें और मग़फ़िरत रहती है हर एक के लिए दुआ करना। दुआ का मोहताज सैयदना मूसा भी थे, सुनिए उनको भी हुक्म हो गया, मगर खबर नहीं थी उनको कि दुआ की, याद है ना, सुनिए। हाँ, तो वहीं पे जब आते तो तेज़ी से जाते तो फ़ौरन वही आई कि ऐ मूसा समझ के चलो इस वक्त दुआ करने तुम्हारी माँ नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है दुआ के लिए। खैर जो भी बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे इस रमज़ान के दिन, और सबको नेक हिदायत दे। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला हर एक को नेक हिदायत।